खबरदार में आपका स्वागत है। बात कैसी भी हो, मुद्दा कोई भी हो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस विषय पर बात करते हुए गला भर आए, आंखें नम हो जाएं, तो उसका महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। और नरेंद्र मोदी तो रोहित वेमुला की आत्महत्या पर बोलते हुए भावुक हो गए, जो मुद्दा पहले से ही राजनीतिक रंग लिए हुए है। इस खबर के हर पहलू का हम आज करेंगे विश्लेषण। प्रधानमंत्री के भावुक होने पर शुरू राजनीति का भी हम करेंगे पोस्टमार्टम। लेकिन पहले बात नरेंद्र मोदी के भावुक होने की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित वेमुला की आत्महत्या पर चुप्पी तोड़ी तो उनकी आंखें नम हो गईं और गला रूंध आया। उसके परिवार पर क्या बीती। दिल की गहराइयों से निकले दर्द ने बाहर आने के लिए आंखों का रास्ता ढूंढ लिया और अल्फाज गले में अटक गए। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। प्रधानमंत्री बोलना चाह रहे थे, लेकिन भावनाओं के झंझावात में शब्दों को नहीं ढूंढ पा रहे थे। आंसू आंखों से बाहर तो नहीं टपके, लेकिन दिल भर आया, गला रुंध गया कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने अंदाज में वहां मौजूद छात्रों का हौसला बढ़ा रहे थे। सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। मोदी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के उस रोहित वेमुला की चर्चा छेड़ दी, जिसके खुदकुशी पर पूरे देश में बवाल हो रहा है। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। रोहित के खुदकुशी मामले के बाद से सियासत लगातार गर्म है। कांग्रेस और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री ने पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। आज जब वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच पहुंचे, उम्मीद थी कि कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद किसी को नहीं रही होगी कि रोहित की खुदकुशी की बात करके प्रधानमंत्री इस कदर भावुक हो उठेंगे कि गला रुंध जाएगा। कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री को भी पता है कि रोहित की खुदकुशी को लेकर छात्रों में, खासकर दलित छात्रों में काफी नाराजगी है। उस नाराजगी की बानगी प्रधानमंत्री को उस वक्त मिल चुकी थी जब वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब मोदी मंच पर बैठे तो नीचे मौजूद दो छात्रों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन विरोध करने वाले छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हो गया कि रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर छात्र काफी गुस्से में हैं। और फिर जब वो मंच पर पहुंचे, रोहित को याद करके भावुक हो उठे। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी भावुक हुए, अपनी संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन न तो विपक्ष के सवाल खत्म हुए और न ही राजनीति खत्म हुई। कांग्रेस ने चुटकी भी ली और कड़े तेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कई सारे सवाल भी उछाल दिए। पांच दिनों से सियासत सुलग रही है। आरोप है तो प्रत्यारोप है, वार है तो पलटवार भी है। वो 17 जनवरी की तारीख थी जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी की खबर आई थी। तमाम सियासी शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार था।
विपक्ष को भी और देश को भी। आखिर प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन रोहित की खुदकुशी पर प्रधानमंत्री का बयान और उनका भावुक होना कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। पार्टी के किसी नेता ने मोदी के आंसुओं को शर्म बता दिया तो किसी ने संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री के बयान, उनकी भावनाएं और उनकी संवेदनाओं पर सवाल उठे तो बीजेपी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने जो संवेदना में जिस तरह वो भावुक हुए, इसका भी मजाक उड़ा रही है कांग्रेस। इससे गिरी हुई कोई बात कर नहीं सकती कांग्रेस। बहरहाल रोहित मामले पर प्रधानमंत्री भावुक भी हुए और अपनी बात भी रख दी। साथ ही ये भी कह दिया कि उन्हें छात्रों की चिंता है। विडंबना देखिए कि रोहित के खुदकुशी पर सियासत को थामने के लिए मोदी ने चुप्पी तोड़ी तो उनकी भावुकता पर ही राजनीति शुरू हो गई और उन्हें ये कहकर चुनौती दी गई कि अब वे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू छलक आए हों। ये पहला मौका नहीं था जब नरेंद्र मोदी भावुक हो गए हों। नरेंद्र मोदी को पहली बार भावुक होते हुए देश ने उस वक्त देखा था जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर सांसदों की औपचारिक मोहर लगनी थी। तभी लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी को संबोधित करते हुए कह दिया था कि आपने बड़ी कृपा की जो बीजेपी को जीत तक पहुंचा दिया। इस पर मोदी भावुक हो गए और दूसरी बार लोगों ने नरेंद्र मोदी को भावुक होते हुए उस वक्त देखा जब फेसबुक के संस्थापक के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। जुकरबर्ग ने मोदी से उनकी मां के बारे में सवाल पूछ लिया तो मोदी की आंखों में आंसू भर आए। तो ये वो मौके थे, अवसर थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक होते हुए देखा गया। बीजेपी की जीत के बाद मार्क जकरबर्ग ने जब मां के बारे में सवाल पूछा तो मोदी ने जिक्र किया था कि कितनी कठिनाइयों से, कितने संघर्षों के बाद मां ने उन्हें पाला है, पोसा है, लोगों के घर में काम करके उनकी परवरिश की है। रोहित की आत्महत्या को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन तमाम राजनीति के बीच कई सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश हो रही है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रोहित केस की जांच न्यायिक आयोग करेगा। आज मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित की मां को फोन भी किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर भोपाल और जम्मू तक रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर दलित सियासत ने जोर पकड़ रखी है। जगह जगह केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उधर देश भर की सियासी पार्टियों के नेता हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी सियासत चमका आए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि रोहित वेमुला की खुदकुशी का जिम्मेदार है कौन। शायद ये सवाल उस दलित सियासत में गुम हो चुका है जो पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को। इस बीच प्रधानमंत्री ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी, मानव संसाधन मंत्रालय भी हरकत में है। मंत्रालय ने रोहित वेमुला की खुदकुशी की जांच न्यायिक आयोग से कराने का फैसला किया है। न्यायिक आयोग 3 महीने में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया जब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज रोहित की मां को फोन किया और संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन रोहित की मां ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने से मना कर दिया। उधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने रोहित वेमुला के परिजनों के लिए 8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी ने उन 4 छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है जिन्हें रोहित के साथ ही 21 दिसंबर 2015 को हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों का विरोध जोर पकड़ रहा है। कैंपस में अब भी छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। 15 दलित शिक्षकों और अधिकारियों ने प्रशासनिक पद छोड़ दिया है और अब टीचर एसोसिएशन ने खुलकर छात्रों के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया है।
problem arose not because of teachers. Problem arose because of some mistakes by the administration, and students are the victims. So naturally, if you do not address the victims and solve the problem, there will be no solution. हालांकि सारी कवायदे जारी हैं, हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन तय मानिए रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला फिलहाल शांत नहीं होगा, क्योंकि केस कैंपस से निकलकर सियासत के गलियारे तक पहुंच गया है। हैदराबाद से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं रोहित की आत्महत्या के बाद, लेकिन ये आंच दिल्ली जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई है। लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा इस पर राजनीति हो रही है। बात अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कल नेताजी की जिंदगी से जुड़ी 33 फाइलें सार्वजनिक कर दी जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन फाइलों को सार्वजनिक करेंगे। नेताजी के सभी रिश्तेदार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि फाइलों के सार्वजनिक किए जाने के बाद नेताजी से जुड़े कई राज पर से पर्दा हट जाएगा। जिन्होंने देश से खून मांगा था और बदले में आजादी का भरोसा दिलाया था। Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain a freedom. इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। वो नेताजी आजादी से पहले ही सवालों के सैकड़ों फाइलों में गुम हो गए। 70 सालों से वो फाइलें अपने सीने में नेताजी से जुड़े कई राज लिए सरकारी तहखाने में धूल फांकती रही। लेकिन अब वक्त आ गया है जब वो फाइलें सामने आएंगी और शायद ये पता चल पाएगा कि नेताजी की मौत कब और कैसे हुई। 23 जनवरी 2016 साल में जो होने जा रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंसी का एरा आ रहा है। बस अब तक था सब कुछ दबा के रखी है। नेताजी के रिश्तेदार कोलकाता से दिल्ली पहुंच चुके हैं। बस चंद घंटे बाद, यानी जब पूरा देश सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर याद करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की जिंदगी से जुड़ी 33 फाइलों को सार्वजनिक करेंगे। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन फाइलों को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को सौंप दी थी। आगामी 23 जनवरी जो उनका जन्मदिन होगा, जो अब तक उनके गायब होने पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन सारे दस्तावेजों का हम खुलासा करेंगे, उन्हें हम सार्वजनिक करेंगे। कल फाइलों की पहली खेप को सार्वजनिक किया जाएगा और फिर धीरे धीरे सारी फाइलें सामने आएंगी। दरअसल केंद्र सरकार के पास नेताजी की मौत से जुड़ी 130 फाइलें हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के पास 37 फाइलें हैं, जिनमें से 33 फाइलों को पीएमओ ने नेशनल आर्काइव को सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार के खुफिया लॉकर में 55 फाइलें थीं, जबकि 9 फाइलें आईबी के पास थीं। इन सभी 64 फाइलों को ममता बनर्जी ने पिछले 18 सितंबर 2015 को जनता के सामने रख दिया। फाइलें तो सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन सवाल ये कि क्या ये पता चल पाएगा कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी? क्या इस बात के सबूत मिल पाएंगे कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी? क्या जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की ही हैं? अगर प्लेन हादसे में नेताजी की मौत नहीं हुई तो उनका निधन कब और कैसे हुआ? क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी के रिश्तेदारों की जासूसी कराई थी? हबीबुर रहमान को जो पिक्चर हम लोग फोटो पहले में देखा, उसमें एक तो बॉडी है, कवर्ड बॉडी। कोई नहीं बोला इस बात, क्या आशीष राय बोलने से क्या होएगा? वैसे फाइलों के सार्वजनिक होने से पहले इंग्लैंड के एक पत्रकार ने अपने वेबसाइट पर दावा किया है कि नेताजी की मौत को लेकर सारे विवाद बेबुनियाद हैं। जो सबूत हम लोग वो वेबसाइट में रखा और पेश करके लोगों का मैं कह रहा हूं कि आप लोग आइए वेबसाइट में देखिए, जांच कीजिए और उसके बाद आप सिद्धांत लीजिए कि सच क्या है। हकीकत कुछ भी हो, बस सामने आना चाहिए। नेताजी के रिश्तेदारों के साथ साथ पूरा देश यही चाहता है। ये बात सरकार को मालूम है, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने
नेताजी के रिश्तेदारों से उनकी मौत का पूरा सच लाने का वादा किया था। वादे के बाद कोशिशें भी जारी हैं। दूसरे देशों के साथ भी कूटनीतिक रास्तों से हकीकत जानने की कवायद शुरू की जा चुकी है। लंदन से लमीना टंडन और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें पंजाब के नवाज शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, क्या खबर है, क्या हुआ है प्रकाश सिंह बादल को? शायद देखिए, आज नवाज शहर के अंदर प्रकाश सिंह बादल का जो है संगत दर्शन कार्यक्रम था, जिसके तहत वो सभी लोगों से मिलते हैं। लेकिन कहा ही जा रहा है कि 6:30 बजे के करीब प्रकाश सिंह बादल को जो है सीने में दर्द की शिकायत हुई। उसके तुरंत बाद उनको नवा शहर के आईजी हॉस्पिटल इसको बोलते हैं, उसके अंदर उनको भर्ती कराया गया है और गहन जांच अभी तक जारी है। और उनको इमरजेंसी वार्ड में तुरंत भर्ती कर लिया गया था और उसके बाद तक अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। निशांत, धन्यवाद सत्येंद्र। हम दोबारा लौटेंगे आपके पास और इस खबर पर आज तक की भी नजर बनी हुई है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। ये खबर, बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known